आज के लेक्चर के आउटलाइन में हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और फिर उनका सलूशन देखेंगे। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। यानी कि एग्रीकल्चर एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम सॉइल को कल्टिवेट करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एंड लाइव स्टॉक को रेज करते हैं, यानी कि लाइव स्टॉक को हम पालते हैं। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, यानी कि एग्रीकल्चर हमें फूड प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आसानी से अवेलेबल होती है। इसके अलावा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हम देखते हैं कि अगर माचिस की फैक्ट्री है तो उसके अंदर माचिस की जो स्टिक्स है वो लकड़ी की बनी होती है, यानी कि एग्रीकल्चर सोर्स है रॉ मटेरियल का। इसके अलावा आइसक्रीम की फैक्ट्री के अंदर जो आइसक्रीम के स्पून होते हैं वो भी लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के लिए। काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब जाहिर सी बात है जब एग्रीकल्चर को फॉलो करने वाला फार्मर इकोनॉमिकली बेहतर होगा तो वो बाइक ख़रीदेगा, एसी ख़रीदेगा, मोबाइल ख़रीदेगा, तो इस तरह बाइक, एसी और मोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में हर वक्त जॉब आसानी से अवेलेबल होती है। एक्सटेंशन ऑफ मार्केट है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट को भी एक्सटेंड करने के काम आता है। इसके अलावा इंक्रीज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि एग्रीकल्चर जो भी हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरे मुल्कों में जब हम सेल करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ करता है। सोर्स ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड है खाना पीना, वो आसानी से एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा इंक्रीज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फार्मर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इकोनॉमिकली बेहतर हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री, ज़ाहिर सी बात है जब एक मुल्क अपनी बेसिक नीड खुद ही पूरी कर रहा है तो वो कंट्री स्टेबल रहेगा, यानी कि उसको किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिफेक्टिव लैंड सिस्टम। हमारे यहाँ जो लैंड सिस्टम है इसमें एक फार्मर होता है, एक ओनर होता है। फार्मर मेहनत करता है लेकिन उसको प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलता। ओनर चूँकि मालिक होता है तो वो ऐसा सिस्टम बनाता है जिसके अंदर वो ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पीछे चली जाती है। वीक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जिसमें हम अभी भी पुराने तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप की ग्रोथ है वो इंतहाई कम होती है। इसमें एक फैक्टर इकोनॉमिक्स का भी है कि हमारे यहाँ ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं होते कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। सॉइल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है जो कि डायरेक्ट क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको कम करता है, जिसमें वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, सॉइल एरोजन है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, यानी कि फार्मर को पैसे ही नहीं है कि वो अच्छा सीड खरीद सके, अच्छी फर्टिलाइज़र ख़रीद सके, अच्छे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सके और क्रॉप को अच्छी तरह से ग्रो कर सके। पाकिस्तान का जो एरिया है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वाटर लॉगिंग की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, सॉइल एरोजन की वजह से। हमारे जो फार्मर है वो इंतहाई गरीब हैं। अब उनके पास कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, उनके पास कोई वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे वो चीज़ों को स्टोर कर सकें और वक्त पर वो चीज़ें इनके काम आ सकें। हमारे यहाँ डिफेक्टिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, यानी कि फार्मर को पता ही नहीं है कि उसने अपनी क्रॉप को कहाँ पर सेल करना है जहाँ पर उसे अच्छी तरह से प्रॉफिट मिल सके। वो सस्ते दामों अपनी क्रॉप को सेल कर देता है, जिसकी वजह से उसको मुनाफा कम मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी रिसर्च नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें अच्छे सीड, अच्छे फर्टिलाइज़र, अच्छे पेस्टिसाइड्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सीड जो अच्छा मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा महंगी है और जो सीड हमें सस्ते दामों मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम में हमारे पास सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू फार्मर को आज के दौर में है वो है एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर मशीनरी, यानी कि एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है वो इंतहाई महंगी है। कहीं कहीं फार्मर इकट्ठे मिलकर भी एग्रीकल्चर की मशीनरी को परचेज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेक्टिव पेस्टिसाइड है, यानी कि जो पेस्टिसाइड है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी अवेलेबल नहीं होती है। एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है इनके सलूशन जो हैं वो ये हैं कि हमें सबसे पहले जो देहाती ज़िंदगी है उसको अपडेट करना होगा, उसको जदीद दौर के मुताबिक लेकर आना होगा ताकि फार्मर जो है वो जदीद दौर के तकाज़ों को आसानी से समझ सके।
इसके अलावा जो फार्मर की इकोनॉमिक लाइफ है उसको भी हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि वो जदीद मशीनरी ख़रीद सके, अच्छे सीड ख़रीद सके, फर्टिलाइज़र को ख़रीद सके और अपनी क्रॉप को अच्छी तरह से ग्रो कर सके। इसके अलावा जो लैंड रिसोर्सेज हैं हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है वो भी हमें ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, और जो फार्मर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको भी हमें दूर करना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ सीड हमें आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, फर्टिलाइज़र को लो लो रेट पर अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की मशीनरी है इस पर भी सब्सिडी देनी चाहिए, और फार्मर को मार्केट तक जो रसाई है वो भी आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए। और बजट के अंदर जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है उसको भी बढ़ाना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर को फ़ंड आसानी से मिलने चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो कई गुना ज़्यादा तरक्की करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।